नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप दिसंबर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड करना ना भूलें। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सभी प्रकार के कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आज का वीडियो जो है वो अपनी 9 बजे की जो क्लास होती है राजनीति विज्ञान विषय की यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। हालांकि आप लोग यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ये जो पीवाईक्यू हैं ये सभी एग्जामों के लिए बराबर रूप से, इक्वल रूप से आप लोगों के लिए उपयोगी हैं। तो आप जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय से, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये सब के लिए इक्वली आप लोगों के लिए कॉमन है। और यदि आप सेशन में पहली बार आए हैं तो सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं या साथ के साथ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए, तो अपना आज का जो पेपर स्टार्ट होता है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता, जो गवर्नमेंट कॉलेजों में लगते हैं शिक्षक, उनका है। और पहले क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें तो समाजवाद के ऊपर क्वेश्चन है अपना। समाजवाद जो समाज में सभी को समानता स्थापित करने की बात करता है, सोशलिज्म, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार से। तो एक कथन दिया गया है, समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। तो आपने ये कथन सुना भी होगा, समाजवाद एक ऐसा टॉप है जिसे सभी धारण करते हैं जिसके कारण उसकी आकृति खराब हो गई है। तो ये कथन किसके द्वारा है? सोशलिज्म इज लाइक ए हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ये स्टेटमेंट किसका है? तो अगर हम बात करें ये स्टेटमेंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा CEM जोड़, इसका जो जोड़ है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो समाजवाद आप लोग ध्यान रखना, समाजवाद सामाजिक समानता स्थापना की बात करता है। और ये जिस भी देश में अपनाया गया समाजवाद, वो सभी देशों ने इसको अपने अपने तरीके से अपनाया गया, समाजवाद को अपने अपने तरीके से अपनाया। तो जिसके कारण ये कहा गया कि एक ऐसा टॉप है या टोपी है जिसे हर कोई पहनता है, तो जिसके कारण इसकी आकृति बिगड़ गई है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये कि कोई भी देश इसको अपने यहाँ पर लागू करता है तो अपने जो वहाँ की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग लागू करता है। तो जिसके कारण ये जो अपनी आकृति खो चुका है, यानी कि समाजवाद की जो मूल अवधारणा थी वो कहीं भी नहीं है। अब समाजवाद के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। ये इतनी सी बात कहना चाहता है। और ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये CEM जोड़ के द्वारा कही गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुस्तकों का क्रम पूछा है उसके ऊपर आधारित है। तो देखिए, हम बात करें, विच द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन विथ द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग बुक्स। यानी कि जो पुस्तकें दी गई हैं उनको उनके काल के अनुसार जमाना है। तो देखिए, जो चार पुस्तकें हैं, फॉर एसेज ऑन लिबर्टी, सुमा थियोलॉजिका, लेवियाथन और द रोड टू सरफरडम। तो देखिए, अगर अपन बात करें जो मध्यकालीन विचारक थे, मध्यकालीन जो विचारक थे जो चर्च की विशेषताओं पर आधारित थे, तो उनमें एक है थॉमस थॉमस एक्विनोस। थॉमस एक्विनोस की ये पुस्तक है। फिर इसके अपन बात करें हॉब्स, लॉक और रूसो, तो मध्यकालीन जो विचारक हैं उनमें सामाजिक समझौतावादी हॉब्स हैं। और जो फोर एसेज ऑन लिबर्टी, यानी कि जो स्वतंत्रता पर चार निबंध लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं जो हैं हेक हेक के द्वारा। और रोड टू सरफरडम, रोड टू सॉरी ये बर्लिन के द्वारा लिखे गए हैं। और रोड टू जो सरफरडम है ये हेक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, रोड टू सरफरडम। तो जो सबसे पुरानी पुस्तक है इसमें थॉमस एक्विनोस की हो जाएगी, ये हॉब्स की हो जाएगी और ये हेक की हो जाएगी। तो 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, तो ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। तो रोड टू सरफरडम ध्यान रखना, यहाँ हेग की है और ये बर्लिन की है। फोर एसेज ऑन लिबर्टी और शासन पर जो दो निबंध हैं वो पुस्तक जॉन लॉक की है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे 1651 लेवियाथन था, जो इसकी जो लिखी गई है 1651, तो ऐसे विभिन्न किताबों की ईयर भी पूछ लेता है, तो आप लोग वो भी याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑथर ऑफ ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ऑथर ऑफ ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो देखिए, पॉलिटिकल लाइफ और सिस्टम एनालिसिस वाली जो बात है, इस पुस्तक के रचयिता जो है वो डेविड ईस्टन है।
ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई। डेविड ईस्टन जो कि स्वतंत्रता के बाद, या हम बात करें 1947 के बाद, राजनीति विज्ञान विषय में जो कमियां थी वो नजर आने लगी, और जो परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां थी उनको नकारा जाने लगा, और उसके स्थान पर एक नई विचारधारा लेकर आए जिसे अपन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है व्यवहारवाद का जनक कौन है? डेविड ईस्टन। और उत्तर व्यवहारवाद का भी जनक कौन है? ये भी डेविड ईस्टन है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये पुस्तक ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक भी डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे आप लोग अगर पढ़ते हैं तो काफी फेमस रहा है। द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिकॉय इज फॉर्मल्टेड बाई, यानी कि आधुनिकरण और क्षय का सिद्धांत। तो ज्यादातर अपन जो क्षय का सिद्धांत देखते हैं, हास का, जो राजनीतिक हास का, कौन सा सिद्धांत है? राजनीतिक हास का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल टी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसे आधुनिकरण और राजनीतिक क्षय का सिद्धांत कहा गया। ये क्या कहता है कि किसी भी देश में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जितना तेजी से विकास होता है, वह उसकी तुलना में अगर अपन बात करें, जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाओं का उतना विकास नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक हास होता है और इसे क्षय का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, डिकॉय। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये हंटिंगटन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, काफी इजी क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन है। ए पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द डिसकॉल्यूशन ऑफ ए पंचायत बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शेल फंक्शंस, यानी कि एक पंचायत के समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। तो देखिए, अपन अगर बात करें कि जैसे मान लो कोई भी पंचायत समय से पूर्व गठित हो जाती है, तो वो भंग हो जाती है, तो उसका जो शेष समय बचा है उसके लिए इसको पुनः बचे हुए कार्य के लिए इसको दोबारा चुना जाता है। लेकिन अगर समय वो क्या है, वो समय होना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अब बचे ही लगभग 6-7 महीने का समय है, इसके बाद सभी पंचायतों के चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके दोबारा चुनाव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, शेष समय भी बचे हुए समय के लिए जो नई पंचायत गठन होगी वो कार्य करेगी। बाकी वो भी कब? जब 6 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है तो दोबारा चुनाव होते हैं, वरना चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूरे 5 साल गलत हो जाएगा, जैसा ग्राम सभा तय करे और उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? शेष बचे हुए समय के लिए। और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कोर्ट्स है एक, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्य कार्यपालक इज ए ट्रबल शूटर, ए सुपरवाइजर एंड ए प्रोमोटर ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम। किसका स्टेटमेंट है? मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाई का अंत करने वाला, पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? तो ये ध्यान रखना, ये डिमॉक का कथन है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसके जो राइटर हैं या इसका जो कोट्स किसके द्वारा दिया गया है? ये डिमॉक के द्वारा दिया गया है। तो जो मुख्य कार्यपालक होता है, चाहे जैसे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्य सचिव हो या राष्ट्रपति हो, तो वो अपनी जो भी संगठन है उसको लेकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट अकॉर्डिंग टू जेम्स डी मूने इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कि जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो ध्यान रखना, पहला जो इन्होंने दिया है वो कोऑर्डिनेशन दिया है, समन्वय, और दूसरा दिया है हायरार्की, पद सोपान। इन्होंने पद सोपान, ये दो इनसे संबंधित नहीं है। 4 इन्होंने चरण बताए हैं, इनके द्वारा 4 चरण बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कार्यात्मक सिद्धांत और स्टाफिंग इनका रहता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ साउथ डायलॉग? उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? तो वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है जो उत्तर दक्षिण संवाद है। एक तो उत्तर के देश और एक अपन कह देते हैं दक्षिण के देश, या उत्तर उत्तर संवाद और उत्तर दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण संवाद। ऐसे काफी वर्ड्स अपन रेगुलर जो है पढ़ते भी आते हैं अखबार के अंदर या न्यूज़पेपर में। तो देखिए, उत्तर का जो नाम लिया गया है वो यूरोपीय कंट्रीज कह दो या दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, दुनिया के विकसित राष्ट्र यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। और दक्षिण में है जो विकासशील राष्ट्र है, यहाँ पर विकासशील राष्ट्र। तो अगर विकसित विकसित राष्ट्रों की कोई बैठक है तो उससे उत्तर उत्तर संवाद कह देते हैं, विकासशील राष्ट्रों की कोई बैठक है तो उसे दक्षिण दक्षिण संवाद कह देते हैं। तो उत्तर दक्षिण का, विकसित और विकासशील देशों का जो है उसे अपन जो है अमीर और गरीब राष्ट्रों का संवाद। तो जो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा नहीं, पूरे साम्यवादी देश व पश्चिमी देश नहीं,
उत्तर का अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण विकासशील देश आते हैं। ठीक है, नॉर्थ इज द सिंबल ऑफ ए रिच कंट्रीज और वाइल डेवलपिंग कंट्रीज कम टू द साउथ। बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए ट्रिकी क्वेश्चन था ये और काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता का जो मैग्ना कार्टा है, तो अपन बात करें 1857 की क्रांति, आप लोगों को याद भी होगी कि 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जो अंग्रेज ये समझते थे कि भारतीय अपने से खुश हैं, अपनी नीतियों का समर्थन करते हैं, तो उनका जो यहाँ से सिस्टम अलग परिवर्तित हुआ, देखने का नजरिया बदला और उन्हें पता था कि अगर राजा साथ नहीं देते तो उनका शासन समाप्त हो जाता। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर अंग्रेजों के सामने भारत में सुधार हेतु अनेक प्रयत्न किए गए। तो उसमें अगर अपन बात करें, जो सबसे बड़ा प्रयत्न था वो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। यहाँ पर देखिए जो वायसराय था, इसको जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसका पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी याद कर लो उस समय का। तो और पहला जो वायसराय था ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसके अलावा अपन बात करें कि जो ईआईसी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन था वो सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। तो ये काफी यहाँ पर परिवर्तन हुए थे। तो जब अपन भारत के स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे तब वहां पर अपन इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य के भेद पर जोर दिया गया है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लीगल एंड पॉलिटिकल सावेन व्हेन एम्प्लिस्ड बाई, तो किसके द्वारा एम्प्लिस्ड बाई किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर अपन चर्चा करें, एक तो संप्रभुता क्या होती है, सावेनिटी क्या होती है। दो प्रकार के सिद्धांत है, एकल संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत। तो गिरियक और मैटलैंड जिन्होंने बहुलवादी संप्रभुता का, एकल में अपन बात करते हैं तो एक तो कानूनी संप्रभुता है और एक अपन बात करते हैं राजनीतिक संप्रभुता है और एक होती है लोकप्रिय। तो लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है, राजनीतिक संप्रभुता हमारी जो है कार्यपालिका में निवास करती है और कानूनी संप्रभुता व्यवस्थापिका में निवास करती है। तो कानूनी संप्रभुता का जो समर्थन है वो जॉन ऑस्टिन है, जिन्होंने लेक्चर्स एंड जूरिस्प्रूडेंस अपनी पुस्तक लिखी। राजनीतिक संप्रभुत्व के सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, जबकि राजनीतिक संप्रभु अस्थायी और कानूनी संप्रभु स्थायी है, लेकिन इसके सामने इसे झुकना पड़ता है। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, एक आईएएस अधिकारी है, तो आईएएस अधिकारी को एक जो मंत्री होता है उसकी जो कानूनी या जो भी होता है उसकी बातों को मानना पड़ता है। तो जो विधिक और जो राजनीतिक संप्रभुता के मध्य जो भेद करता है, ये कौन करता है, डायसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना गया है। वामपंथी विचारधारा जो प्राचीन जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं, गरीबों के विकास की बात करते हैं, उसे अपन वामपंथी कहते हैं। और इसमें जो नई विचारधारा लेकर आए उसे नव वामपंथ कहा गया, न्यू लेफ्ट विंग। ठीक है, और जो राइट विंग होती है जो विकास की बात करते हैं, जैसे भारत में बीजेपी है वो राइट विंग की दल है और अपने जो कांग्रेस पार्टी है ये लेफ्ट विंग का दल है। तो इसमें हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लीडिंग थिंकर ऑफ न्यू लेफ्ट। तो नव वामपंथी कौन है, तो देखिए ये भी नहीं है, फ्राइडमैन भी नहीं है, तो हर्बर्ट मार्क्यूज बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट मार्क्यूज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दबाव समूह के द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है। तो विच ऑफ द मेथड्स द प्रेशर ग्रुप नॉट अडोप्ट। तो देखिए पहले तो अपने को समझना जरूरी है कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए दो, एक तो अपन बात करें इनके जस्ट विपक्ष में होते हैं राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। तो और एक अपन बात करें दबाव समूह। तो इनके बीच में अगर अपन थोड़ा सा अंतर होता है कि ये देखो दोनों होते हैं लोगों के समूह, एक जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों का समूह है। और जिनका मुख्य देखो, राजनीतिक दलों का तो क्या होता है, अंतिम उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह का अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता के ऊपर दबाव बनाना और अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण करना। तो इसके लिए लॉबिंग करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अधिकारियों को घूस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी हो अपने कार्य को सफल करना चाहते हैं, जैसे मजदूरों का दल है, शिक्षकों का दल है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि कौन सा कार्य नहीं है, तो देखिए संगोष्ठी करना, बिल्कुल सेमिनार करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, प्रचार करते हैं, लॉबिंग करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, ये कंस्टिंग इलेक्शन यानी कि कॉन्स्टिट्यूट इलेक्शन यानी कि चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है
बाकी सत्ता को प्रभावित करना इनका उद्देश्य, सत्ता को प्राप्त करना नहीं। और नेक्स्ट अपन बात करें, राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ी करने का तात्पर्य क्या है? द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू हाइंडर द हार्डनेस अगेंस्ट गुड लाइफ मीन्स। तो देखिए, द फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ पॉजिटिव, बिल्कुल ये राज्य का कैसा कार्य है? सकारात्मक। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली, अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध क्या करना है? बाधा खड़ी करना है। अरस्तु का तो कथन भी है कि राज्य जो है सद्जीवन के लिए अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से किसने आधुनिक प्राचलन प्रबंधन का जो है सिद्धांत का जनक माना गया है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, पब्लिकेट से क्वेश्चन है ये, जो टॉपिक पब्लिकेट वाला है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसके जो जनक जो माने गए हैं ये हेनरी फियोल है। ये हेनरी फियोल इसके अध्यक्ष, वो जो है जनक है आधुनिक प्राचलन जो प्रबंधन सिद्धांत है उसके। तो जिसमें कोऑर्डिनेशन है, फंक्शनिंग है, जो इनके जो इसमें दिया है इन्होंने सिद्धांत, वो है। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत में प्रथम अंतरिक्ष वो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? जो इंटरिम अंतरिम जो गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए, अपन बात करें जो लॉर्ड वेवेल, भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड वेवेल, तो लॉर्ड वेवेल को अंतरिम सरकार का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया था। और 1 अगस्त 1946 को आमंत्रित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए, कि यानी कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तो संविधान सभा ही किसके रूप में काम करेगी? अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। 13 सदस्यीय इस सरकार का जो गठन हुआ था वो 24 अगस्त 1946 को हुआ था, 24 अगस्त 1946 को। और जब तक 1952 में पहले आम चुनाव नहीं हो गए तब तक इस सरकार ने कार्य किया था। तो आज के वीडियो में लगभग अपने 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर अपन ने सॉल्व किए हैं। इसके साथ अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो वीडियो है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।